कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करें? फार्म हाउस आदमी लेता क्यों है? और अलवर की सबसे सस्ती सबसे चीप प्रॉपर्टी हम लोग बेच रहे हैं। अच्छी जो लैंड्स हैं वो या तो आप दिल्ली से 200 किलोमीटर के रेडियस में हैं। क्या रेट ऑफर कर रहे हैं इन एग्रीकल्चर लैंड इन फार्म हाउस? तो आप थोड़ा सा बताएं उस बारे में। कि नैनीताल से भी बड़ी लेक है अलवर के अंदर में, बॉलीवुड के लिए भी बहुत बड़ा टारगेट रहा है एज अ शूटिंग के लिए सर। वहाँ पे तो खातेदारी की जो ज़मीनें हैं अलवर के अंदर में आप उसको बाई कर सकते हो, उस पर एग्रीकल्चर कर सकते हो। नया प्राइसिंग लॉन्च हो रहा है। तो आने वाले टाइम में अलवर में टूरिज्म को लेके क्या क्या संभावनाएं हैं, किस लेवल तक पहुंच जाएगा? अलवर के प्राइस कहीं के कहीं जाने वाले हैं अगले 1.5 से 2 सालों के अंदर में, 3 सालों के अंदर में। मार्केटिंग के चक्कर में लोग फेक प्रोमिसेस करते हैं। खासकर गुड़गांव, सोहना, फरीदाबाद, पलवल, इन लोगों की पहली प्राथमिकता है अलवर के अंदर में लैंड बाई करना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के थ्रू मात्र 1 घंटे की ड्राइव है, लोग पहुंच जाते हैं, 2 दिन अपना एंजॉय करते हैं। सैटरडे संडे ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री करा के दे रहे हैं। हम लोग प्रॉपर रेजिडेंशियल में आपको आबादी के अंदर दर्ज करा के दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। तो लास्ट पॉडकास्ट हमने गौरव भाई के साथ रिकॉर्ड किया था, आपको शायद याद होगा, जिसमें हमने आपको सारे प्रॉपर्टी अराउंड बताई थी कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लीज होल्ड में क्या अंतर होता है, फ्री होल्ड में क्या अंतर होता है, कॉर्पोरेट लैंड्स किस तरीके से बाय करनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो पॉडकास्ट जैसे ही एयर हुआ तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की इंक्वायरीज आने लगी और इतनी ज़्यादा इंक्वायरी आ गई ऑन व्हाट्सएप, ऑन ईमेल, इन कमेंट सेक्शन कि हमें दोबारा से गौरव भाई को बुलाना पड़ा कि भैया बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आ रही है, प्लीज़ आप एक बार फिर से आइए और हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करिए, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हम सबका आंसर भी नहीं कर पा रहे हैं। गौरव भाई की टीम भी आंसर नहीं कर पा रही इवन। तो हमने सोचा कि चलो एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं उसी टॉपिक के ऊपर, उसको कवर करते हैं, सो दैट कि आप ये पूरी वीडियो देखो और आपकी प्रॉब्लम जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेरी पूछ रहे हो, इस वीडियो के थ्रू वो रिजॉल्व हो पाए। तो वो क्वेरी क्या थी जिसकी बहुत ज़्यादा लोगों ने रिक्वायरमेंट पूछी कि भाई हमें इस लैंड की रिक्वायरमेंट है? तो वो क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग द लोगों को फार्म हाउस खरीदने हैं, बड़े एग्रीकल्चर लैंड खरीदने हैं, बड़े बड़े लैंड्स की इंक्वायरी काफ़ी आ रही थी। तो उसी इंक्वायरी को रिजॉल्व करने के लिए स्वागत है मिस्टर गौरव शर्मा का, जो कि प्रॉपर्टी हेल्पर से हैं। गौरव भाई कैसे हैं आप? हर हर महादेव प्रभु जी। हर हर महादेव, जय श्री राधे। तो सुनाइए कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया सर। तो पहले पॉडकास्ट के बाद इतनी इंक्वायरी आई, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। मेरे ख्याल से आपके व्यूवर्स ने काफ़ी सारे इस बार आपकी ईमेल्स भर दी हैं इस बार अच्छे से, और व्हाट्सएप भी शायद आप बता रहे थे काफ़ी ओवरफ्लो हमें भी आ रहे हैं और इवन आपके नंबर पे भी आपको इंक्वायरीज मिली होंगी। जी हमें भी काफ़ी इंक्वायरियाँ प्राप्त हुई हैं। आपके पहले वाले पॉडकास्ट जो हमने शूट किया वायरल हुआ काफ़ी वो, और इसीलिए आज बैठे हैं, आपने बुलाया, हमने याद किया, हम फिर आ गए सर। मैं तो अपने व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं और हमारे साथ हम आपको गेस्ट को बुलाते हैं। हम कोई ज़्यादा इतना एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट नहीं बनाते, हम चाहते हैं रियल और सही लोगों तक आप अपनी बात पहुँचाएँ, उनको सही प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएँ, कई सही सर्विस डिलीवर कर पाएँ थ्रू आवर पॉडकास्ट। तो जो ज़्यादा इंक्वायरी आई हैं वो आई हैं सर फार्मर लैंड को लेके, एग्रीकल्चर लैंड को लेके, फार्म हाउस को लेके। तो आप मुझे बताओ कि दिल्ली गुड़गांव के पास सबसे नज़दीक और सबसे पास जहां पर बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो, बहुत जल्दी रेटों में एक्सपोजर आ जाए, वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर लोग इन्वेस्ट करें? सर हमने उस पॉडकास्ट में भी हमने डिस्कस किया था, मेरे ख्याल से आई एम श्योर लोगों ने भी उसको देखा होगा। और उस दिन हमने बताया था कि अभी हमारी जो नेक्स्ट टारगेटिंग लोकेशन है वो गुड़गांव सोहना के नज़दीक सबसे हॉट केक के रूप में जो उभर के आई है वो है अलवर की लोकेशन। और अलवर गुड़गांव सोहना के नज़दीक तो है ही, दिल्ली एनसीआर के द्वारका के आसपास में सबसे नज़दीक हिल स्टेशन है, अरावली की पहाड़ियों के नज़दीक है। और कनेक्टिविटी वाइज देखें तो अलवर सबसे क्लोज पड़ता है डेस्टिनेशन जो हिल स्टेशन पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने भी ये जो अलवर के अंदर हमने लोकेशन चूज़ की है, नेक्स्ट अपने फार्म का हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लास्ट वीडियो भी हमने इस पर बनाया था और डिस्कस किया था। तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है और ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं। और लगभग कुछ साल पहले अलवर में इस तरह की ग्रोथ देखी गई थी 2001 से लेके 2008 के बाद रिसेशन आ गया था, जिसकी वजह से अलवर काफ़ी डाउन हो गया। उसके बाद में रियल एस्टेट वहाँ बूम नहीं आया, लेकिन उसके बाद रिसेशन के बाद अब वो एक मौका है जो लास्ट ईयर 2023-24 के बाद से लगभग फिर से अलवर फिर से उठान पर है और फिर से एप्रिसिएशन वहाँ बहुत अच्छा लैंड्स के अंदर आ रहा है और लोगों में क्रेज़ बहुत है इस टाइम पर अलवर के अंदर लैंड्स लेने का सर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अलवर आज के टाइम पे एकदम बूम चला गया है जी। अगर आप अलवर को अभी भी समझ नहीं पा रहे हो कि अलवर कौन सी लोकेशन है और अलवर में बूम क्यों आ रहा है, तो अलवर इज प्रोजेक्ट लाइक जेवर।
तो जैसे जेवर में एयरपोर्ट आ रहा है, बूम आ रहा है, लेकिन जेवर में पहाड़ नहीं है, हिल स्टेशन नहीं है, ये सब सुविधाएं नहीं है। अलवर में पहाड़ भी हैं सर, हिल स्टेशन भी है, जैसा आपने मुझे बताया। तो अलवर इसलिए ज्यादा बूम पर है, और बिल्कुल मेट्रो सिटी से कनेक्टिविटी भी है। जी। तो ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल समझ में आ रही है कि अलवर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ फार्म हाउस में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फार्म लैंड लेते हैं तो उसकी लीगलिटीज़ क्या क्या होती हैं, आदमी जो ज़्यादा लीगल पचड़े में ना फंसे। क्योंकि आदमी तो बाहर से है, मान लो कोई बंदा है जो मुंबई से है और इन्वेस्ट करना चाहता है अलवर में, तो वो लीगलिटीज़ को कैसे फॉलो करोगे आप? लीगलिटीज़ की बात करें सर, देखिए जो खासकर हम, क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर के अंदर आज बैठे हैं और दिल्ली एनसीआर की प्रॉपर्टी हमने ज़्यादा सेल की है। नोएडा के अंदर आप देखिए सर, डूब क्षेत्र के अंदर लोग फार्म हाउसेस काट रहे हैं, और काफ़ी बड़े रिनॉन लोगों ने भी, काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज़ ने भी यहाँ पे फार्म हाउसेस बाई कर रखे हैं। इवन फार्म हाउसेस सारा का सारा डूब क्षेत्र के अंदर आता है, क्योंकि यमुना के बेल्ट से लगता हुआ है सारा का सारा। लीगलिटी की बात करें तो सारा डूब क्षेत्र के अंदर का मतलब ये है कि यमुना की बेल्ट के अंदर आप ले रहे हैं, वो कभी भी क्षेत्र ना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के अंदर होता है। जब मानसून आता है तो यमुना का अंदर फ्लड आ जाता है, और जब फ्लड आता है तो वो सब उनको बहा के लेके चला जाता है। तो यहाँ पे अलाउड नहीं है फार्म हाउसेस बनाना। यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वो भी टेम्परेरी बेसिस पे। यहाँ पे आपको पक्की कभी पावर नहीं मिलने वाली। इसलिए आप देखेंगे जितना नोएडा के अंदर में, खासकर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर में जितने फार्म हाउस कटे हैं, वो सेक्टर 135, 34, अब 154, 55 और 61, 62 के आसपास कट रहे हैं, जो यमुना बेल्ट से लगता हुआ इलाका है। और कुछ फरीदाबाद के उस पार में, यमुना के उस पार फरीदाबाद लगता है, तो फरीदाबाद की जमीनों पे भी कट रहे हैं। तो ये सारा डूब क्षेत्र है सर। लीगलिटी की बात करेंगे तो ये सारा इलीगल लैंड है सर। और मेरे ख्याल से आज जो रेट बढ़ते बढ़ते कभी 2000 रुपये गज से बिकना शुरू हुआ था वहाँ पे, आज लैंड बैंक जो वहाँ बिक रहे हैं, फार्म हाउसेज जो बिक रहे हैं 1 बीघा के, लगभग 1000 गज का, नोएडा के अंदर बीघा कहलाया जाता है 1008 गज का, तो वो लगभग 6000 7000 रुपये गज के रेट पे सेल आउट कर रहे हैं नोएडा के अंदर, वो भी डूब क्षेत्र के अंदर, जिसमें आपको पक्की पावर नहीं मिलेगी, पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते आप, और कभी भी बाढ़ आएगी तो कभी बाढ़ आएगी तो पानी वहाँ आ जाता है, फ्लड आ जाता है। मई जून के अंदर जाइए, अगस्त के अंदर जाइए, आपको लाइव एग्जाम्पल मिलेगा वहाँ देखने का। अब जो लोग फंस गए हैं वो लोग तो रीसेल कर करके निकलते रहते हैं, वो अपने गले का सांप किसी और के गले में डाल के निकल जाते हैं। भाई हम तो फंस गए, हमने तो प्रॉपर्टी ले लिया। अब हमने जब वो वहाँ रह के एक्सपीरियंस किया तब हमें पता चला कि यार यहाँ तो 2 महीने 3 महीने बारिश का पानी आ जाता है, यहाँ तो पक्की पावर हमें जिंदगी में नहीं मिलेगी, यहाँ तो अथॉरिटी रोज हमें धमकी दे रही है, बुलडोजर चलेंगे भाई साहब यहाँ पे तो, और कहीं बच्चल भी चुका है। लेकिन उसके बावजूद लोग वहाँ ले लेते हैं। मार्केटिंग के चक्कर में लोग फेक प्रोमिस करते हैं, उनको एक्चुअल चीजें नहीं बताते कि डूब क्षेत्र की जमीन है सर, और यहाँ पे आपको पक्की रस्ती तो मिल जाएगी, लेकिन पक्की आपको उसमें कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होती, और पक्की पावर नहीं मिलेगी उसमें, आपको सोलर से काम चलाना पड़ेगा हमेशा ही। लेकिन दिल्ली एनसीआर के सबसे नजदीक है, तो लोग क्या करते हैं, अक्षरधाम से सीधा रूट आता है नोएडा ग्रेटर एक्सप्रेसवे, ये यमुना को निकल जाता है, यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा के लिए, तो लोग इस पे लेना ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि भाई क्लोजिंग दिल्ली से कनेक्टिविटी वाइज अच्छा है। उधर फरीदाबाद के लोग लेना पसंद करते हैं, गुड़गांव सोना से, गुड़गांव सोना के लोग लेना पसंद करते हैं अपनी वाली बेल्ट की तरफ में। भाई देखिए, या तो पहले दिल्ली का छतरपुर का आसपास का इलाका बिका, जो अरावली से लगता हुआ सारा बेल्ट था, और फिर सोहना के आसपास की कुछ प्रॉपर्टियां बिकी फार्म हाउसेस के नाम पे, जो अरावली से लगी थी। लेकिन एनजीटी वहाँ पे इतनी सख्त हुई क्योंकि इन्होंने सारी अरावली बेच खाई। अरावली में मतलब इन्होंने जो प्राइवेट जमीनें थी वो तो बेची, अरावली की जमीनें खा गए, जो वन विभाग की जमीनें थी, जो हिल्स की जमीनें थी काट काट के। तो वहाँ पे फिर सरकार ने तो खैर ज्यादा अपना स्टेप्स आगे नहीं लिए, लेकिन वहाँ पे कोर्ट बीच में आई, और कोर्ट ने, एनजीटी ने वहाँ पे, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था, वहाँ पे रोक लगाई। जितने बन चुके हैं, कुछ को नोटिस भी हैं, कुछ टूटे भी हैं, लेकिन अब फिलहाल रोक है। वहाँ पे कोई फार्म हाउसेज, कोई लैंड नहीं है, और है भी तो वो ओवर प्राइस जितना हो चुका है, 10, 15, 20 करोड़ के फार्म हाउसेज हैं। छतरपुर में जाओ, लारी जाओ, सोहना के आसपास जाओ, तो अब जो ये क्षेत्र बढ़ता गया है, तो अब लोग फार्म हाउस डेवलप करते हुए और बेचते हुए जो निकल रहे हैं, जो लैंड मिलते हैं, वो नौगांव तक चले गए हैं। अच्छा। लेकिन नौगांव की प्रॉब्लम ये है कि नौगांव एक तो मुस्लिम हाईली डोमिनेटेड एरिया है, तो लोग अपनी सेफ्टी पहले देखना चाहते हैं। कुछ समय पहले नौगांव, नुहू, सोहना के आसपास दंगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए थे दुर्भाग्यवश, तो वहाँ की सिक्योरिटी लोगों को समझ में आई कि यहाँ सिक्योरिटी वाइज यहाँ पे बड़ा रिस्क है। और खासकर हिंदू बायर की बात करें, हिंदू बायर जल्दी से मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया के अंदर में लैंड खरीदना नहीं चाहता, सही बात है। कल को रीसेल में एक तो दिक्कत आएगी, और दूसरा एप्रिसिएशन वहाँ पे जल्दी से नहीं मिलेगा आपको क्षेत्र के अंदर में। तो इस वजह से नौगांव के अंदर में प्राइस बहुत कम है, लेकिन लोग ओवर प्राइस करके, आज भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, मैं ग्रुप का नाम तो नहीं लूंगा यहाँ पर, लेकिन बड़े बड़े ग्रुप हैं जो वहाँ पर उल्टे सीधे प्राइसेस में फार्म हाउसेज बेच रहे हैं। कोई 8000, कोई 6000, कोई 10000, कोई 15000 रुपए गज के रेट पे फार्म हाउसेज, महंगे 1-2 करोड़ से नीचे की इन्वेंट्री है ही नहीं नौगांव के आसपास। लेकिन आप ये देखें ना, सिक्योरिटी वाइज देखा जाए, एप्रिसिएशन देखा जाए, अच्छा फार्म हाउस कैसे काट रहे हैं हम लोग। फार्म हाउस क्या देखते थे सर पहले, फार्म हाउस आदमी लेता क्यों है कि भाई हमने कोई एक लैंड बैंक ले लिया और उसमें
50-100 गज का, 150 गज का, 200 गज का कॉटेज बना लिया, बाकी अपना लैंड बैंक ओपन छोड़ दिया, उसके अंदर छोटी मोटी एग्रीकल्चर कर ली, ऑर्गेनिक अपनी खाने की डेली मर्रा की कोई चीज़ें उगा ली, अपना खा लिया, उसको ग्राइंड कर लिया, उसको सब्जियां उगा करके छोटा सा स्विमिंग पूल बना लिया। तो इस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए लोग ये लेते थे फार्म हाउसेज, या पहाड़ों के आसपास ले लिया जहाँ पहाड़ों का व्यू भी हो, तो इसलिए लोग फार्म हाउसेज डेवलप किया करते थे। अब क्या कल्चर चल गया, शहर से दूर जाना नहीं है भाई साहब, शहर के अंदर, अब शहर तो पहले से पॉल्यूटेड है, इतना पॉल्यूशन है, वो तो कहीं नहीं जाएगा। दूसरी पहाड़ी आपको यहाँ कहीं नहीं मिल रही है, जितने नोएडा के अंदर बने हैं फार्म हाउसेज सारे के सारे आपका कहीं पहाड़ी नहीं है, यमुना का प्रदूषित जल लेवल की इवन, अब तो माँ गंगा यमुना को भी बिल्कुल एक तरीके से नाला बना दिया एक तरीके से। अभी न्यूज में आया है, बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है कि यमुना में करीब 35 नाले हैं जो जा रहे हैं आज, जो जा रहे हैं उसमें बहुत बड़े बड़े नाले, बहुत बड़े बड़े नाले हैं उसके अंदर में। तो यमुना पूरी प्रदूषित हो चुकी है, तो उसके बाद आप क्या स्मेल आएगी आपको, यमुना का सारा गंदे पानी की स्मेल आप लेंगे वहाँ पर पे। सही बात है। तो पैसे भी ज़्यादा दे रहे हैं, लीगलिटी भी आपकी हार्म हो रही है वहाँ पे, आपको चैलेंज है आपके लिए। दूसरा, पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, और तीसरा, आप एक आम शहर के अंदर एक छोटी सी प्रॉपर्टी डेवलप करके बैठे हैं। तो ये तो मूर्खता वाला सवाल है कि आप वहाँ प्रॉपर्टी आप डेवलप कर रहे हैं, बेच रहे हैं। इंसान को खुद भी थोड़ा सा क्रॉस चेक करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ज़्यादा अच्छी जो लैंड्स हैं वो या तो आप दिल्ली से 200 किलोमीटर के रेडियस में हैं, या तो देहरादून ले सकते हैं, या इधर आपके अलवर के पास में आप ले सकते हैं लैंड, जो अरावली से लगती हुई ज़मीनें हैं यहाँ पे। तो अलवर की जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने बताया कि अलवर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दिल्ली और गुड़गांव के आसपास इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अभी आप क्या रेट ऑफर कर रहे हैं इन एग्रीकल्चर लैंड, इन फार्म हाउस, तो आप थोड़ा सा बताएं उस बारे में। देखिए, अलवर के अंदर में मैंने जैसे बताया कि 2001 से 2008 तक काफ़ी बड़ा बूम आया था, और आई एम श्योर जो लोग अलवर से बिलोंग करते हैं, अलवर के अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पुरानी की हुई है, आज उनके प्राइसेस कहाँ चले गए होंगे उनको भी पता होगा। और 2008 के बाद रिसेशन आ गया, उसके बाद अब जाके प्राइस हाइक होने शुरू हुए वहाँ पे, बहुत अच्छा प्राइस वहाँ पे भाग रहा है। और खासकर देखिए, जहाँ दिल्ली एनसीआर की बिल्डर लॉबी घुसना शुरू हो जाए, वहाँ फिर प्राइस आप रोक नहीं सकते। दिल्ली एनसीआर की बिल्डर लॉबी, डीलर लॉबी जहाँ घुस गई, वो ज़मीनों को बेच के खा जाती है सर। तो चाहे वो नोएडा, गाजियाबाद का हाल देख लो आप, आउटर में आप मुरादनगर तक देख लो, इधर में, इधर गुड़गांव, सोहना, कहाँ आगे गुड़गांव, कहाँ बस्ता चला गया, कितने आगे चला गया, आज बस्ता मानेसर क्रॉस करके आप आगे तक चले गए, नौगांव तक घुस गए हैं। तो अलवर के अंदर बिल्डर लॉबी घुस चुकी है आज की डेट में, तो लैंड बैंक सारे उठा रही है, इन्वेस्टर बहुत अच्छा घुस चुका है। तो वहाँ पे ज़्यादातर जो क्रेज़ है ना, एक तो बड़ी एग्रीकल्चर लैंड्स लेने का बहुत क्रेज़ है। अच्छा। अलवर के अंदर क्यों? क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे सस्ती ज़मीन है आज भी, और सस्ती ज़मीन देखिए खाटू श्याम के अंदर भी है, जयपुर के अंदर भी है, और कोई दूर दराज इलाके में जाओगे वहाँ भी है। लेकिन अलवर ही क्यों? अलवर इसलिए कि अलवर के अंदर 14 टूरिस्ट स्पॉट्स आते हैं, 14 फोर्ट्स हैं घूमने के लिए, विजिट करने के लिए। इतने फोर्ट किसी सिटी में नहीं आपको मिलेंगे, और वो भी सारी हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं। ओके, ठीक है ना। फिर अलवर आज की डेट में आपका वेडिंग हब बन चुका है, शादियां यहाँ बहुत हो रहे हैं। जो लोग वेडिंग हब्स के लिए कभी यूरोप के किसी कंट्री में जाया करते थे, या किसी दूर दराज के इलाकों में जाया करते थे, आज वो लोग नेशनल वेडिंग हब के लिए अलवर आ रहे हैं। कुछ फोर्ट के नाम बताएंगे आप हमारे व्यूअर्स? फोर्ट के जैसे विजय मंदिर है, राजा जयसिंह ने बनवाया था, मूसी रानी की छतरी है, भानगढ़ का किला है, ये सारे वेल नोन सारे मतलब किले हैं। भानगढ़ का किला तो बहुत फेमस है, बहुत फेमस है सर। उसके आसपास की प्रॉपर्टी इतनी महंगी है, आप बिलीव नहीं करेंगे। अलवर में आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मैं एक इन्वेस्टर्स के तौर पे एक देखता हूँ कि ज़्यादातर जो होटल्स के रूम के टैरिफ हैं, वो कितने आप सुनते होंगे सर हिल स्टेशन पे, जो पीक प्राइस, जो पीक सीजन में, और पीक प्राइस क्या होता होगा इनका, लाइक मानसून ले लीजिए आप, विंटर का ले लीजिए, अभी बर्फबारी हो रही है शिमला के अंदर में, जम्मू कश्मीर में, या इधर चले जाइए मसूरी की पहाड़ियों में, मुक्तेश्वर, नैनीताल, हिमाचल के किसी और अच्छे लोकेशन को ले लीजिए सर, 6,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 सर। अलवर के अंदर ना 15-20 हज़ार के तो आम रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे। अच्छा। एक दिन के टैरिफ के रूम के, और कोई अच्छी लोकेशन पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक के टैरिफ है रूम रेंट। आप मेरे पे बिलीव मत कीजिएगा कि मैं तो पता नहीं पॉडकास्ट में कुछ भी बोल दूं। आप गूगल कीजिए, आप रूम रेंट या रिजोर्ट डालिए गूगल पे इन अलवर, और वहाँ पे टैरिफ कार्ड देखिएगा, वहाँ पे किस किस होटल के कितने ज़्यादा टैरिफ चार्ज कर रहे हैं, और लोग ले रहे हैं। 1 लाख रुपए का रूम मैं कह रहा हूँ कि आज की डेट में ताज में नहीं होगा, रेडिसन में नहीं होगा, नहीं है ना, किसी अच्छी लोकेशन के अंदर में, लेकिन वो लोग चार्ज कर रहे हैं और लोग रह रहे हैं उसके अंदर में। क्यों? क्योंकि एक तो फोर्ट्स हैं वहाँ पे, सर इसका टाइगर रिजर्व है जिसको देश विदेश से दुनिया ढूंढने के लिए आती है आज की डेट में। सिलीसेड लेक है अलवर के अंदर में, जिसको लोग घूमने के लिए आते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि नैनीताल से भी बड़ी लेक है अलवर के अंदर में, जिसके अंदर बोटिंग होती है, मगरमच्छ है उसके अंदर, उसको देखने आते हैं। और साथ ही साथ कर्ण अर्जुन फिल्म की शूटिंग, गोविंदा जी की एक फिल्म आई थी आपकी,
जो उन्होंने फॉरेस्ट के अंदर शूट की थी, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, तो वो उनके महाराजा, वो उनकी शूटिंग वहाँ हुई, बिंदिया के पार, और ना जाने कितनी अनगिनत फिल्मों की शूटिंग अलवर के अंदर हुई है। तो अलवर बॉलीवुड के लिए भी बहुत बड़ा टारगेट रहा है एज अ शूटिंग के लिए सर वहाँ पे, क्योंकि ब्यूटी है वहाँ पे, अलवर की अलावली की पहाड़ियाँ हैं। तो इस वजह से अलवर लोगों की आज की डेट में पहली पसंद बन चुका है इन सब पैरामीटर्स को देखते हुए। लेकिन गौरव भाई, जैसे आप पूरा पॉजिटिव बता रहे हो, लेकिन सब कुछ पॉजिटिव नहीं है जी। मैंने अभी सुना है कि जो आप रिवर का नाम, लेक का नाम बता रहे हो, सिलिकेट लेक, उसके आसपास काफी तोड़फोड़ करी गई है, काफी लोगों को नोटिस भी भेजा गया है, बहुत जगह प्रतिबंध लगा दिया गया, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है लोगों की, और बहुत ज्यादा फेक रजिस्ट्री भी हुई है। उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताओ कि ये क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। सो देखिए, फेक रजिस्ट्री तो खैर अब कहीं नहीं रही, ये तो भ्रम है लोगों के बीच में फैलाया जाता है किसी भी सेक्टर को बदनाम करने के लिए। अब सब कुछ ऑनलाइन आता है, आप चाहे दिल्ली एनसीआर की बात करें, मैंने कह रहा हूँ इंडिया के अंदर कहीं भी प्रॉपर्टी लें, फेक रजिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका कि एक प्लॉट 2 को लोगों को बेच दिया, 2 रजिस्ट्रियाँ हो गई। अब जो सीन है, जो आप बता रहे हो बिल्कुल सच है, जो आपने पढ़ा है ऐसा नहीं है। ऐसी क्या है ना कि मैंने बताया कि हम लोगों ने दोहन ज़्यादा किया है प्रकृति का, और गुड़गांव सोना के आसपास अरावली को काट काट के बेचा, इलीगली अरावली काटी है सारी, पहले पेड़ों को काट के बेचा, फिर जो पहाड़ियाँ नग्न हो गई एक तरीके से, पत्थर रह गया, उन पत्थरों को बेच करके खा गई गवर्नमेंट पिछले 70 सालों के अंदर में। तो जब से मोदी जी गवर्नमेंट आई तब से ये है कि तब से अरावली के अंदर में इलीगल जो माइनिंग होती थी वो बंद हो गई, और बाकायदा कोर्ट भी सकता है एनजीटी पिछले कुछ सालों से, तो कोर्ट ने भी रोक लगा रखी है, जो बिल्कुल अरावली के साथ अटैच लैंड्स पे काट रहे हैं। तो इसमें बफर जोन बना रखा है। अच्छा। सरिस्का का जो टाइगर रिजर्व है उसके आसपास का लगभग 10 से 15 किलोमीटर का बफर जोन है, और इवन मेरे ख्याल से दायरा बढ़ रहा है, अभी कुछ दिन पहले फिर दोबारा से न्यूज़ आई है, कुछ दायरा और बढ़ाया गया है। तो लगभग 20 किलोमीटर का रेडियस जो है बफर जोन है, उसके अंदर आप प्रॉपर्टी, आप एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हो, किसी खातेदारी की ज़मीन जो है, खातेदारी की ज़मीन बोली जाती है जो किसान की ज़मीन है, जो उसके पास दादालाई चली आ रही है। तो खातेदारी की जो ज़मीनें हैं अलवर के अंदर में, आप उसको बाई कर सकते हो, उस पर एग्रीकल्चर कर सकते हो। छोटा मोटा हाउस अगर आपने बनाना है गेस्ट के रूप में, जैसे लोग अपने खेत के अंदर बना लेते हैं, बना के रख सकते हो, लेकिन आप उसको एज अ प्रॉपर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। अच्छा। आप सोचो मैं वहाँ रिजॉर्ट बना दूँ 10-20 रूम का, 50 रूम का, और मैं इसको एक्टिविटी के तौर पर यूज़ करूँ, नहीं कर पाएंगे। तो बफर जोन के अंदर पूर्णतः रोक लगी हुई है। आप कोई भी फार्म लैंड ना काट सकते हो, कोई बिल्डर नहीं काट सकता, कोई आम बायर उसमें अपनी लैंड लेकर के उसको विदाउट कन्वर्जन के आप उसको नहीं बेच सकते, ना आप कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, पक्की वाली टेम्परेरी तो कर ही सकते हो। एग्रीकल्चर लैंड लेके ले सकते हो, उसमें कोई नो डाउट है, और आप बफर जोन के अंदर ले सकते हो, आप सेफ हो, आप अपना लो, छोटा मोटा टेम्परेरी कॉटेज डालना है डालो, रहो, अपना एंजॉय करो लाइफ को। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट कि मैं 20-30 बीघा 500 बीघा का हमने लैंड बैंक ले लिया, उसमें हम प्लॉटिंग कर दें, फार्म हाउसेज काट दें, पक्की कंस्ट्रक्शन कर दें, प्रॉपर लीगल वहाँ रिजॉर्ट चला दें, तो वो वहाँ पे रोक लगी हुई है। और बचना चाहिए, बहुत से लोग सिलीसेट लेक के नाम पे ठगे जा रहे हैं, सरिस्का के नाम पे ठगे जा रहे हैं। भैया दूरी बना लो, मैं कहता हूँ सेफ, भली अच्छा प्रोजेक्ट हो, लेकिन थोड़ा सा 15-20 किलोमीटर की दूरी आप कम से कम वहाँ से दूरी बना के अपनी कोई लैंड बैंक खरीदिए, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता कब क्या पॉलिसी लिए, कब क्या चीज़ें घटित हो जाए। और फिलहाल जो पहले से रेड फ्लैग गवर्नमेंट ने दे रखा है उसको तो कम से कम देख लो। तो हमारा भी जो हम प्रोजेक्ट अभी हमने लैंड बैंक लिया, हमने भी उसी चीज़ को देखते हुए भी लिया कि हमारा आम बायर ना फंसे। हमने लगभग सरिस्का से 30 किलोमीटर दूर जाकर अपना प्रोजेक्ट डाला सर। अच्छा। उन्होंने 20 का दायरा है, 15-20 का दायरा है, हमने तो 30 किलोमीटर दूर जाकर प्रोजेक्ट डाला। अलवर के अंदर है, आउटर में है, दूर है, लेकिन वैली की लोकेशन है, बहुत प्यारी लोकेशन। इतनी प्यारी लोकेशन है मेरे ख्याल से सिलीसेट के आसपास भी नहीं है, और सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास भी नहीं है। अच्छा। तो हम लोगों ने वो लैंड बैंक चुना ही इसलिए था कि सेफ रहे, लोगों का इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, कल को कोई लीगल इश्यूज जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो एंड यूजर हैं, उनको ना देखने पड़े, और एक अच्छा एप्रिसिएशन उनको देखने को मिले। बहुत बढ़िया है सर। मेन क्या है, लोगों को आने वाले टाइम में आपने फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट डाला है, आने वाले 10 साल में, 15 साल में अगर मान लो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये भी बफर जोन में आ रहा है और यहाँ भी आप नहीं बना सकते हो, तो ऑब्वियस है व्यूअर्स को नहीं पता, ये लोग तो क्या है कि अट्रैक्ट हो जाते हैं कि लेक दिखेगी घर के पास से, आप कभी भी लेक वॉक करते हुए जा सकते हो, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम लेक, ये वो। लेकिन आप एक बात समझो, अगर आप समुद्र के किनारे घर बनाओगे तो कभी लहर आएगी तो सीधे घर में ही आएगी। थोड़ा दूर तो रहना चाहिए इन सब चीज़ों से, क्योंकि आपने अभी देखा मनाली में क्या हाल हुआ। ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है, कोई 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले की कहानी है कि लोगों के घर बह गए, लोगों के बनाए हुए 20 साल 30 साल पुराने होटल्स बह गए। रीजन बीइंग उन्होंने बिल्कुल कैफे बना रखे हैं 20-20 30-30 लाख रुपए लगा के, एकदम रिवर के सर के ऊपर ही। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था इवन कि पहाड़ों के अंदर लोग
क्रेज बन रहे हैं कि यार पहाड़ों के ऊपर हिल पे जाके अपना कॉटेज बनाना है, हाँ, फार्म हाउस बनाना है, और पहाड़ियों में लैंडस्लाइडिंग बहुत बढ़ रही है, बहुत ज्यादा हो रही क्योंकि है। ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, मेन क्या ना, वहाँ पर आपका गवर्नमेंट बर्डन बॉडी ज़्यादा भी बना ना, रहे हैं। गवर्नमेंट बॉडी को उतना ज्यादा क्या है लोगों के बीच में इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियस है कि टूरिस्ट प्लेस है, वो लोग अपना जिस तरीके से भी लाइजनिंग वगैरह करके अपने प्रॉपर्टी को बना लेते हैं। लेकिन जब आपको ये नहीं पता कि जब प्रॉपर्टी बनती है तो लोग अपना पूरा 10 साल 15 साल की हार्ड अर्न मनी उसमें लगा देते हैं। जी जी जी। ठीक है, उसके बाद जब वो कोई भी आपदा आती है, कोई बाढ़ आती है, भाई नेचुरल चीजें ही हैं, तो बस आप समझ लो आपकी 15-20 साल की इनकम गई। देखिए अलवर के अंदर में जो हमारा प्रोजेक्ट है, मैं पहले उसकी बात कर लेता हूँ। 140 एकड़ में अभी हमने प्रोजेक्ट डाला है और ये बढ़ेगा, इसके लैंड बैंक हमने और आसपास के उठाए हैं। तो उसके अंदर में हमारा जो प्राइसिंग स्टार्ट हुआ था वो 2,000-2,500 रुपये से स्टार्ट हुआ था। 2,000 से 2,500 हुआ, 2,500 से 3,000 हुआ, 3,500 हुआ अभी। और अभी हम फैब के अंदर में, फैब के मिड में या अंत के अंदर में, उसका ये वाला फेज़ हमारा बिक चुका है, फेज़ 1 प्री लॉन्च के अंदर ही लोगों ने सारा बाई कर लिया है। कुछ इन्वेंट्री बची हैं जो सेट पे मिल जाएंगी। नया प्राइसिंग लॉन्च हो रहा है, 5,000 रुपये 5,100 रुपये के आसपास का नया प्राइसिंग आ रहा है। और इसमें आपको नेक्स्ट फेज के अंदर इन्वेंट्री मिल जाएंगी। इसमें हमारे पास जो फार्म साइज आते हैं 500 गज से लेके 1,000, 2,000, 3,000, 6,000 गज के बड़े फार्म हाउसेज की लैंड है। और अलवर के अंदर पहला इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको रेजिडेंशियल में दे रहा है। फार्म लैंड में क्या है सर, फार्म लैंड लोग बाई करते हैं, लोग क्या करते हैं 500 एकड़ का, 500 बीघे का प्रोजेक्ट डाल दिया और अपनी सेफर साइड को देखते हुए लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में रजिस्ट्री कराते हैं। वहाँ का जो बीघे का साइज होगा, दिल्ली नोएडा के लिए जैसे आप देखते हैं कि बीघे का जो साइज होता है 1,000 गज का है नोएडा के अंदर बीघा, 1,008 गज का। लेकिन आप यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे बीघा भी 3 गुना बड़ा है। यहाँ पे 3,025 गज का बीघा कहलाता है राजस्थान के अंदर, वर्ग के अंदर में। तो लोग बीघे को सुन करके डर जाते हैं कि नहीं देख रहे कि 3 गुना लैंड बैंक मिल रहा है आपको। भाई एक नोएडा के अंदर बिक रहा है 40-50 लाख रुपए बीघा, कितनी का लैंड है आपके पास, 1,000 स्क्वायर यार्ड। यहाँ पे वही 40 लाख रुपए बीघा मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 3,000 स्क्वायर यार्ड आपके पास जमीन आ रही है, तीन गुना आ गया। तो अगर रेट देखें तो रेट तो आधे के आधे हो गए देखा जाए तो। अगर मैं पर स्क्वायर यार्ड देखूं, पर गज के अंदर में उसको ब्रेकअप लें उसका, तो लोगों को ये नहीं पता चलता। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो लैंड बैंक है वो 3,000 रुपये गज से लेकर के और आपके पास में 5,000-6,000 रुपये गज तक के लैंड बैंक है हमारे पास अलवर में। और अलवर की सबसे सस्ती, सबसे चीप प्रॉपर्टी हम लोग बेच रहे हैं अभी तक की। वरना जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं सिलीसेट के आसपास, एक तो बफर जोन में आ रहे हैं, रिस्क के अंदर में है, और 6,000 से लेके 10,000 रुपये गज के आम रेट है अलवर के अंदर में फार्म हाउस लैंड के हैं। लेकिन हम सबसे कम रेट कोट कर रहे हैं, यानी कि 3,000 रुपये गज का रेट का मतलब ये हो गया कि सीधा सीधा 15 लाख रुपए का आपका सबसे छोटा साइज जो 500 गज का आता है और एक मिनी फार्म हाउस आप उसमें डेवलप कर सकते हैं। हम लोग लैंड दे रहे हैं उसके अंदर में और कन्वर्जन के साथ दे रहे हैं। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री करा के दे रहे हैं, हम लोग प्रॉपर रेजिडेंशियल में आपको आबादी के अंदर दर्ज करा के दे रहे हैं। आबादी का फायदा क्या होगा कि एक तो आपकी लैंड एग्रीकल्चर से कन्वर्ट होकर के आबादी में आ गई, आप रिस्क। दूसरा बात क्या है कि लोगों को फार्म हाउस के अंदर ना 10% की कंस्ट्रक्शन अलाउड होती है। यहाँ पे आपको जब वो आबादी में दर्ज हो चुकी है ज़मीन, तो आपको 70% तक आप उसको अपने फार्म को बिल्टअप कर सकते हो, बना सकते हो, मैक्सिमम एरिया कवर कर सकते हो। 30% का पीछे का कुछ हिस्सा और आगे का कुछ हिस्सा आपको ओपन छोड़ना पड़ता है। और वो लोग छोड़ते भी हैं फार्म हाउस में, प्रॉपर्टी डेवलप जो करते हैं थोड़ा ओपन प्रॉपर्टी के रूप में ही लोग आते हैं, देखते हैं। तो 100% तो कंस्ट्रक्शन वैसे भी कोई नहीं करता अपने फार्म। सही बात है, सही बात। तो ये तो हुआ एक प्रोजेक्ट के अंदर की बात। कुछ लोग हमारे पास आ रहे हैं, जैसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारे पास आ रही है, बड़े बीघाओं में लोग लैंड बैंक लेने का बहुत क्रेज है अलवर के अंदर में, खासकर गुड़गांव, सोहना, फरीदाबाद, पलवल, द्वारका, दिल्ली, गाजियाबाद के कुछ क्लाइंट्स हैं। तो यहाँ पे लोग हमारे पास मैक्सिमम जो बायर आ रहे हैं वो इस बेल्ट से आ रहे हैं और वो कोई 10 बीघा, कोई 3 बीघा, कोई 5 बीघा, 50 बीघा बड़े बड़े लैंड बैंक बाई कर रहे हैं। उनका क्रेज बहुत ज़्यादा है। तो बीघाओं की अगर मैं ज़मीन बात करूँ, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, किसानों से डायरेक्ट ज़मीन लेते हैं। तो वो 10 बीघा मेरे पास लैंड आया, कोई 2-5 बीघा के बायर है, तो 5-5 बीघा की हम 2 अलग अलग रजिस्ट्री करा देते हैं उसमें ब्रेकअप लेकर के। तो उसमें एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर में रजिस्ट्री होती है, उसमें आपकी स्टैम्प ड्यूटी भी कम लगती है, आपकी टैक्सेशन बचती है उसके अंदर में, आपको गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ता है उसके अंदर में। तो उसके अंदर में क्या होता है सर कि रेट जो आता है वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे। अगर आप वाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के आसपास देख रहे हैं अब प्राइस हैं, आप सिलीसेड लेक के आसपास मांगोगे तो बहुत महंगे प्राइस हैं। मतलब जितना हिल स्टेशन के आसपास जाओगे, जितना फोर्ट है कोई आसपास में, बहुत महंगे प्राइसेस हैं। लेकिन आप थोड़ा सा अलवर के आउटर में कहीं एग्रीकल्चर ही करनी है, मुझे फार्म ही बनाना है, तो सस्ती लैंड्स भी हैं। तो हमारे पास में जो रेट स्टार्टिंग हो जाती है वो 1,200-1,500 रुपये गज से लेकर के और 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 रुपये गज तक की आपको डायरेक्ट किसान वाली लैंड भी आपको मिल जाएंगी। यानी कि अगर मैं बात करूं बीघाओं के अंदर, तो लगभग 20, 25, 30, 35 लाख रुपए बीघा से लेकर के और लगभग 70, 80, 90 लाख रुपए। और अगर लेक के आसपास और ये जो हैं यहाँ पर भी आपको 1 CR पर बीघा के रेट पे लैंड मिल जाएंगी। लेकिन अगर हम बात कंपैरिजन करें यूपी से या नोएडा से, गाजियाबाद से,
तो वो 30 लाख रुपए बीघा ये टेक्निकली। 30 लाख रुपए बीघा। हाँ, क्योंकि वो ऑब्वियस है 90 लैंड भी तो 90 लाख रुपए अगर बीघा आपको लैंड उठी है, वो भी इतनी प्राइम लोकेशन पे, जो वहाँ की सबसे महंगी लोकेशन है, तो वहाँ पे भी आप मान लो अगर नोएडा वाले अगर देखेंगे तो उसके मान के चलो 90 नहीं बोल रहा हूँ मैं, 30 लाख रुपए बीघा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको तो 1000 गज की आदत पड़ी हुई है ना, 1000 गज को बीघा बोलने की, समझने की। तो आप ये देखिए कि आपको लगभग 30 लाख रुपए बीघा की जमीन पड़ेगी। अगर आप वही आप नोएडा में लोगे तो 3 करोड़ की हो गई। सर नोएडा, दिल्ली, एनसीआर की अगर आप बात करो, मैं कह रहा हूँ दिल्ली के आप बीच में केंद्र बना लीजिए और 100 किलोमीटर बाहर ईस्टर्न पेरिफेरल के भी लगभग 50-60 किलोमीटर बाहर चल जाइए, जो बिल्कुल खेत पड़े हैं, जहाँ भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। 3000 रुपये गज का ना खेतों का रेट नहीं है सर। आप जो ग्रेटर नोएडा से देख रहे होंगे, वो नोएडा के लोग देख रहे होंगे, या गाजियाबाद से देख रहे होंगे, हापुड़ पिलखवा बेल्ट से, मेरठ के आसपास से, खेत के अंदर जाइए, किसी भी किसान की ज़मीन टटोलिए, ढूंढिए, 2500-3000 4000 रुपये गज तो किसान के खेत के रेट नहीं है। कोई कहे मैं जी 50 बीघा लैंड आपकी खरीदना चाहता हूँ, आप क्या रेट देंगे, तो उनके रेट नहीं है। वहाँ पे भी आज की रेट में 6, 7, 8, 10, 15,000 रुपये गज ये किसान लैंड दे रहे हैं। इसीलिए नोएडा, दिल्ली, एनसीआर बहुत महंगा हो चुका है आज की रेट में, क्योंकि जब किसान से महंगी ज़मीन आएगी तो आदमी आगे डेवलप भी करेगा, उसमें फिर लैंड वेस्टेज भी जाएगी, डेवलपमेंट का भी कॉस्ट उसमें जुड़ेगा, फिर आदमी अपना मार्जिन भी जोड़ेगा। गधे की तरह मेहनत जो कर रहा है, जो दिन रात धूप पानी झेल रहा है, फिर आगे डीलर्स भी आ जाते हैं, चैनल पार्टनर्स भी आ जाते हैं हमारे, तो प्राइस भी कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। तो लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि फिर भी सस्ता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तो 2,500-3,000 रुपये गज में, 4,000 रुपये गज में, 5,000 रुपये गज में किसानों के खेत के रेट नहीं है। आप कहीं भी घूम लीजिए, सोनीपत, पानीपत, किसी भी बेल्ट में दिल्ली के चारों तरफ में कहीं रेट नहीं है। इसलिए लोग अलवर जाके आंख बंद करके जमीनें उठा रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम में प्राइस नहीं मिलेगा, ऑलरेडी बढ़ चुका है। कभी ये जमीन 1,000 रुपये गज भी बिकी होंगी, 500 रुपये गज भी बिकी कभी, अभी कुछ साल पहले। लेकिन अब क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे अलवर को मिला है, आने वाले टाइम में हाई स्पीड ट्रेन रैपिड मिलने जा रही है अलवर को। टोटल 3 रैपिड तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पास कर रखी हैं। पहली दिल्ली से मेरठ जो जा चुकी है वाया मुरादनगर होते हुए, आधे घंटे में ट्रेवल टाइम हो गया। तो आप देखिए वहाँ कितना तकड़ा वाला अप्रिशिएशन चला गया। आज प्राइस हाइक कितने में है, वहाँ खेतों के रेट इतने ऊपर चले गए। मेरठ के आसपास की जितनी बेल्ट हैं, जो मुजफ्फरनगर के चले गए, क्योंकि रैपिड अभी आगे भी बढ़नी है। तो सेम चीज अभी होने वाली है। काले खान से 2 रैपिड और पास हुई है, जो एक पानीपत सोनीपत के लिए जाएगी, चंडीगढ़ के लिए, और दूसरी एक हाई स्पीड ट्रेन पास हुई है रैपिड वाली, जो आपकी वाया गुड़गांव सोना होते हुए अलवर जाके स्टॉप होगी। अलवर लास्ट डेस्टिनेशन है। अब अलवर ही क्यों चुना गवर्नमेंट ने? अलवर इसलिए चुना है कि अलवर एक उभरता हुआ, मैंने बताया कि रियल एस्टेट है, और मोदी जी क्यों चुनेंगे अलवर को? उसके आसपास से निकाल देते, कहीं से दूर से निकाल देते। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस भी मिला अलवर को, दूसरी कनेक्टिविटी अब ये मिल रही है। सेम मेरठ के साथ हुआ, मेरठ को दिल्ली मुंबई, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस में मिला, उससे प्राइस हाइक कितने हुए। फिर दूसरी कनेक्टिविटी हाई स्पीड ट्रेन की मिल गई, कितने प्राइस हाइक हुए आज मेरठ वाली तरफ। अगर लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कर देना, क्योंकि ये आपके पास अनदर अपॉर्चुनिटी है कि पैसा लगा लो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि अलवर के प्राइस कहीं के कहीं जाने वाले हैं अगले 1.5 से 2 सालों के अंदर में, 3 सालों के अंदर में आप प्राइस नहीं पकड़ पाओगे वाला, जो आज आपको कोड़ियों के भाव जमीनें मिल रही हैं। वो बात भी तो बता दो व्यूअर्स को, जो आप बता रहे थे मुझे ऑफ कैमरा, कि मोदी जी के कुछ जानने वालों ने भी इन्वेस्ट किया अलवर में। देखिए सर, ऐसा हो ना, पॉलिटिशियंस को पता होता है कि कहाँ पे एक्सप्रेसवे निकलने वाला है। मिनिस्ट्री के कुछ लोगों को पता होता है, सरकारी अधिकारी होते हैं, बाबू होते हैं, उन्हें पता है सर्वे यहाँ का हो रहा है, तो यहाँ पे लैंड बैंक उठे हैं। तो सीधी बात है, किसानों को तो पता नहीं होता कि यहाँ से एक्सप्रेसवे निकलने वाला भी बात चल रही है, सुबघाट है, तो वो उसी सुबघाट को देखते हुए वो वहाँ पे जाके लैंड बाई कर लेते हैं। सरकारी अधिकारी हुए, मिनिस्ट्री के लोग हुए, मंत्री शंत्री हुए, ये पहले से लैंड बैंक बाई कर लेते हैं, ताकि वो मुआवजा जो सरकार, भाई किसी भी जमीन का, खेत का, सर्कल का रेट 2,000 रुपये गज है, सरकार मुआवजा दे रही है 3 गुना, तो 2 के बजाय आपको कितना मिला? 6,000 रुपये गज, 6,000 रुपये से भुगतान हुआ आपको। तो एक एप्रिशिएशन ये मिल गया, आपकी कुछ जमीन चली गई इसमें। फिर जो कुछ जमीन बच गई, एक्सप्रेस तो निकल गया या ट्रेन तो निकल गई आपकी, उसके बाद भी तो कुछ जमीन बची है आपके पास, वो ऑन रोड आ गई आपकी, और वो भी ट्रेन ट्रैक के ऊपर में, और वो भी आपका एक्सप्रेसवे के साथ में लगी हुई जमीन, तो उसका रेट देखिए फिर कहाँ जाएगा, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये। तो कई गुना 5x नहीं 10x भी आपको एप्रिशिएशन मिल जाता है ऐसी प्रॉपर्टी में। तो लोग, ऐसे लोग जो है मौके पे चौका मार देते हैं, और ये आपको, मतलब आम आदमी को तो नहीं पता चल पाती, लेकिन ये जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, जिनको पता है यहाँ से एक्सप्रेस वे जाने वाला है, पॉलिसी के अंदर आ गया है, थोड़े बहुत लोगों को पता चल जाती है, किसानों को सुबह हो जाती है कि भाई ये बाबू घूम रहे हैं, नाप रहे हैं जमीन इधर में, सर्वे हो रहा है इधर का, तो कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई होने वाली है, तो लोग जमीनें भी नहीं बेचते। कोई बिल्डर चला जाए, जमीनें नहीं बेचेंगे उसको। आपके भी कोई रिश्तेदार हैं अंदर जो आपको खबर देते रहते हैं कहाँ से क्या होने वाला है? हमारी कोई ऐसी चीजें होती तो हम भी पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते हैं, इसका बेनिफिट हम भी ले लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है
हमारी कनेक्टिविटी उनसे। तो कनेक्टिविटी आपने बोला ही, तो कनेक्टिविटी थोड़ा सा लोगों को एकदम क्लैरिटी दीजिए कि चलो आपने रैपिड रेल तो बता दिया और एक हाईवे भी निकल रहा है, लेकिन और आम रास्ते जो हैं जो मेट्रो सिटी से कनेक्ट कर रहे हैं अलवर को, वो कौन कौन से हैं, और टोटल डिस्टेंस नोएडा से कितना लगता है, दिल्ली से कितना लगता है, गुड़गांव से कितना लगता है, फरीदाबाद से कितना लगता है, ग्रेटर नोएडा से कितना लगता है। ये थोड़ा सा लोग क्या कंपेयर करना चाहते हैं कि अगर वो यहाँ से जा रहे हैं तो कैसे जाएं और कितने समय में वो पहुँच जाएंगे और कितने किलोमीटर उनको ट्रैवल करना पड़ेगा। देखिए गुड़गांव कह रहा हूँ मैं, अलवर कनेक्टिविटी वाइज भी मैंने बताया था हॉट केक के रूप में क्यों है कि सबसे पहले दिल्ली एनसीआर कनेक्टिविटी देख लें, क्योंकि दिल्ली के लोग ही इस पास में जा रहे हैं। मैं गुड़गांव, सोना और गुरुग्राम को ले लेता हूँ। तो यहाँ से सोना से लगभग 110-120 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, कुछ भी डिस्टेंस नहीं है। और सोना से आप 3 तरीके से आ सकते हैं, वाया तिजारा होके आ सकते हैं, वाया नया एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को ले सकते हैं जो बिल्कुल सोना से स्टार्ट हुआ है, वाया आप पुराना हाईवे से आ सकते हैं। और ये तीनों शहरों के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो पुराना NH8 है जयपुर वाला हाईवे, इसके थ्रू आते हैं। तो आप बहरोड से कट ले सकते हैं, बहरोड के बीच में लोकेशन पड़ेगी भिवाड़ी वालों के लोगों के लिए, भिवाड़ी रिवाड़ी के लोग भी आते हैं हमारे। और अगला फिर कोटपुतली से भी आप आ सकते हैं। अच्छा, इस हाईवे पे काफ़ी सारे कट्स हैं जो आपको हमारी वाली लोकेशन पे, अलवर के ऊपर लोकेशन पे ला करके ड्रॉप करते हैं। तो इनके लिए तो बहुत सोने पे सुहागा है कि एक्सप्रेसवे भी मिला हुआ है, प्लस आपको कई सारे मल्टीपल ऑप्शन हैं यहाँ आने के। दूसरा एक रूट बनता है सर, इन जो मेरे आपका वृंदावन और मथुरा आगरा की तरफ जाना चाहते हैं तो वाया भरतपुर होकर के, भरतपुर और अलवर का सीधा पुराना स्टेट हाईवे है, आप उससे आ सकते हैं वाया शीतलकट होते हुए। ठीक है। इधर जयपुर के लोग आ सकते हैं, इधर से वाया दिल्ली मुंबई दोसा के थ्रू लोग आ सकते हैं। तो कनेक्टिविटी वाइज बहुत ही हॉट केक के रूप में बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पे अलवर है और दिल्ली NCR के बहुत नज़दीक है। इसीलिए लोगों की खासकर गुड़गांव, सोना, फरीदाबाद, पलवल, इन लोगों की पहली प्राथमिकता है अलवर के अंदर में लैंड बाई करना, क्योंकि एक तो क्लोज है इनके, दूरियां बहुत कम हो गई हैं और NCR का दायरा बढ़ने के अलवर तक जाने तक में लोगों के लिए मतलब सबसे क्लोज डेस्टिनेशन हो चुका है। और अलवर की खासियत ये भी है कि केवल अलवर मतलब पर्यटन के रूप में उभर के नहीं आया, अलवर डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में जो उभर के आया है। आप सीजन में आइए सर, आपको मैं एक लाइव एग्जांपल दूंगा, अभी शादियां भी यहाँ आती रहती हैं कुछ महीनों के बाद में, सीजन जब चलते हैं, हिंदू फेस्टिवल्स जो के रूप में मनाए जाते हैं। तो सायों के अंदर आप आइए, आप अलवर के अंदर अगर होटल लेके दिखा दें, एज आम अगर मैं विजिट करना चाहूँ अलवर को, होटल नहीं मिलेंगे सर आपको, सब बुक हो जाते हैं। अच्छा, वेडिंग्स के रूप में, क्योंकि बॉम्बे, गुजरात, मध्य प्रदेश, बड़ी बड़ी शादियां करने के लिए लोग आज अलवर आ रहे हैं, बड़ी बड़े डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए लोग अलवर के लिए पहुंच रहे हैं वहाँ पर पे। तो वेडिंग के रूप में बहुत बड़ा शहर अपने आप में उभर करके आया है आज अलवर। तो गौरव भाई, अलवर जो है इतना बड़ा डेस्टिनेशन वेडिंग हब बना कब और कैसे बन गया? क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग तो ज़्यादातर लोग बाहर जाके कर रहे थे, गोवा में कर रहे थे, शिमला में कर रहे थे, देहरादून में कर रहे थे। अलवर कब बीच में आया और इतना बड़ा इन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया? देखिए, डेस्टिनेशन वेडिंग हब पिछले कुछ लगभग 7-8-10 सालों में बहुत बड़ा है, कल्चर बहुत बड़ा है। लोग पहले जो अमीरजादे हुआ करते थे वो जाके विदेशों में जाके शादियां कराते थे, मेरे बच्चों की सेलिब्रिटी हुए वो जाया करते थे। अब ये जो डेस्टिनेशन वेडिंग हब वाला, मैं तो कीड़ा मानता हूँ इसको, एक कीड़ा जो घुस गया है वो आम आदमी में भी घुस गया है। तो थोड़ा बहुत जिसके पास पैसा भी है, 50-60 लाख की भी के पास कैश पड़ा है, और तो वो भी आज के डेट में डेस्टिनेशन वेडिंग हब कर रहा है। लेकिन ये कल्चर ज़्यादातर आउटर सिटीज़ में था, गोवा में ज़्यादा था, समुद्र किनारे से करने चले गए, या इधर में आगे आपका जो राजस्थान के अंदर में बीकानेर की तरफ में, उदयपुर में लेक के आसपास में कर लिया इन्होंने, ये ज़्यादा था। लेकिन अलवर पिछले 7-8 सालों में अलवर बहुत बड़ा डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में निकल के आया है। वो इसलिए कि एक तो यहाँ पे फोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं घूमने के लिए, सरिस्का लेक है यहाँ पे, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, और सिलिसेट लेक है, और यहाँ पे मूवी की शूटिंग्स बहुत होती है। अदर राजस्थान के अदर सिटीज़ के मुकाबले यहाँ पे शूटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वादियाँ हैं, पहाड़ हैं, और सबसे ज़्यादा हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आज की डेट में क्या कर रखा है कल्चर की, बहुत बड़े राजा के जो पुराने अपने किले हैं जिनको सरकार नहीं देखती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक तरीके से आज की डेट में, तो उनको लोगों ने किसी और थर्ड पार्टी को रेंट पे दे रखा है, वो एज ए होटल चला रहे हैं उनको। तो फोर्ट के अंदर में वेडिंग्स का कल्चर यहाँ पे बहुत बड़ा है, और जो आम इसलिए क्या हुआ कल्चर ना, लोगों के अंदर में लोग यहाँ रिजोर्ट की प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि वो 10-20-50 रूम का एक रिजोर्ट बना दिया, इसलिए लोग और उसके अंदर में वेडिंग्स कर रहे हैं। छोटे छोटे इवेंट प्लानर जो मतलब रेंट पे लिया करते थे बड़े बड़े फोर्ट्स को और वहाँ पे इवेंट कराया करते थे, अब वो खुद की प्रॉपर्टियाँ रेजिडेंट अपने रिजोर्ट बना रहे हैं और उसके अंदर में वेडिंग प्लान करवा रहे हैं लोगों की, क्योंकि क्लाइंट बेस उनका है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो फोर्ट वाले को रेंट क्यों दें, तो वो अपना किसी भी सरिस्का के आसपास कहीं भी अपना छोटा सा एक रिजोर्ट बना लिया और उसके अंदर इवेंट वेडिंग प्लान कर ली,
और इवेंट वेडिंग ही नहीं, केवल और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो रिजॉर्ट में लोग आते हैं, जैसे एसएल का ग्रुप आ गया कभी, आपका बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों के ग्रुप आते हैं, गुड़गांव सोना सारा एमएनसी कंपनियों का हब है, तो यहाँ से लोग सैटरडे संडे में वीकेंड्स पे आते हैं और पूरा रिजॉर्ट बुक कर लेते हैं, 2 दिन का 3 दिन का, अपना वीकेंड एंजॉय करके जाते हैं। तो कल्चर बहुत बड़ा है रिजॉर्ट बनाने का, इसलिए लोग हमारे पास जो जितना बायर आ रहा है वो रिजॉर्ट के लिए बायर बहुत आ रहा है, जो रिजॉर्ट बना रहा है हमारे यहाँ पे लैंड बैंक ले लेकर के। तो अगर बात करें, जैसे आपने डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में बताया, अगर कोई व्यूअर्स ऐसा जिसकी शादी का सीज़न आ ही रहा है, फेब में मार्च में लगातार शादियां हैं, आपको पता ही है, तो अगर कोई डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहा है, वैसे तो सभी की बुकिंग्स हो ही गई होंगी, लेकिन हम फिर भी बात कर लेते हैं। हो सकता है कोई ये वीडियो बहुत बाद में देख रहा हो और वो देख के सोच रहा हो कि यार डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, तो क्या खर्चा आता होगा अलवर में एक डेस्टिनेशन वेडिंग का? सर सबसे बेसिक अगर कोई खर्चा किसी बिल्कुल इनिशियल प्राइस पे अगर कोई नया कोई रिजॉर्ट बना है और उसके अंदर कोई वेडिंग प्लान कर रहा है, तो लमसम ये मान के चल लीजिए, कोई आउटर की भी लोकेशन होगी तो 20-25-30 लाख से स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग छोटी से छोटी वेडिंग का खर्चा मिनिमम। और वैसे जो वेडिंग्स जाती हैं वो 50 लाख से लेके 60 लाख 70 लाख और 1 CR तक जाती है। वो जितना मतलब चाय के अंदर चीनी मिलाएंगे उतनी मीठी हो जाएगी, वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो उतनी ही वो अच्छी लोकेशन पे आप पहुंच जाएंगे, उतना ही महंगा वो रिजॉर्ट होगा, होटल होगा, हो सकता है वो फोर्ट हो, तो उतना ही उसका कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। और क्या कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप प्रोग्राम क्या करेंगे। किसी के पास अगर 25-30 लाख रुपए पड़ा है तो वो डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकता है अलवर के अंदर में बहुत ही कम कॉस्ट पर। फायदा भी है ना, सारे गेस्ट पहुंच भी नहीं पाएंगे रूम से उनकी रहने की सारी व्यवस्था होती है, 2-3 दिन का अपना आराम से एंजॉय करते हैं लोग अलवर के अंदर में विजिट करते हैं। तो आपको ज्यादा खर्चा बढ़ाना है तो हनी सिंह और बादशाह को एक साथ बुला लीजिए, बहुत मोटा खर्चा हो जाएगा आपकी शादी का। आपको पता ही चल रहा होगा दोनों में राइवलरी चल रही है, दोनों एक साथ जगह कहीं शो नहीं करते हैं। जी काफी चल रही है। इनका भी हो सकता है कोई ना कोई अलवर में पैचअप कराएगा। आई होप ये वीडियो वायरल हो जब दोनों का पैचअप हो। अभी नहीं 10 साल बाद। देखो हम पहले से ही लोगों को गैस कर रहे हैं कि हनी सिंह और बादशाह का पैचअप होगा इन अलवर किसी डेस्टिनेशन वेडिंग में। कोई तो राजा महाराजा उनको बुला के कर देगा। तो सर हम बात करते हैं गौरव भाई अगली टॉपिक के बारे में कि अगर हम बिल्कुल एंड कर रहे हैं, आप लोगों ने बिल्कुल सारा प्रोजेक्ट समझ ही लिया होगा अलवर के बारे में, कि अब अलवर में मुझे थोड़ा सा ये डिस्क्राइब कर दो। आपने बता दिया कि भाई बड़े फार्म ले लो, फार्म हाउस ले लो, बड़े बड़े लैंड बैंक ले लो। अगर किसी को छोटे प्लॉट लेने हैं तो वो क्या अलवर में नहीं आए, वो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है वहाँ पर बिल्कुल भी? देखिए छोटी मोटी कोई प्लॉटिंग लेंगे लिए वो तो दिल्ली एनसीआर में ले सकते हो, गुड़गांव में ले सकते हो, आसपास में कहीं भी ले सकते हो। आसपास 10-20-50 किलोमीटर के रेडियस में ले लो, छोटा मोटा प्लॉट लेना है। अलवर अपने आप के लिए जाना जाता है बड़े लैंड बैंक के रूप में, बड़े फार्म हाउसेस के लिए। लोग कितनी दूर आते हैं भाई, 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर आदमी चल के क्यों आएगा? कोई 50-100 गज के लिए तिल्लोकपुरी थोड़ी बसानी है, जेजे कॉलोनी थोड़ी बसानी है दिल्ली की वहाँ पे। तो उनका तो नॉट वेलकम है सर। मैं आपको बताऊँ, जिनको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, 500 गज 1000 गज 2 बीघा 10 बीघा लैंड लेनी है, उनके लिए अलवर का वेलकम है। आप आइए, जमीन लीजिए और लेंगे भी, मिल भी जाएगा। कहीं छोटी प्लॉटिंग अलवर में लोग प्लॉट भी काट रहे होंगे, लेकिन फिर उसके प्राइस भी तो वैसे है ना सर, 10,000 15,000 20,000। जब फार्म हाउस ही 8-10 हजार रुपए गज के रेट में बेच रहा है आदमी, तो सोचिए प्लॉटिंग का रेट क्या होगा, 15-20-25। क्योंकि जितनी ज्यादा रोड्स कटेंगी वहाँ पे उतना लोडिंग बढ़ेगा, उतनी लैंड वेस्टेज आएगी। बिल्कुल। तो प्रोजेक्ट का जो प्राइस है, जो कॉस्ट है लैंड का, प्लॉट का, वो और ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल। तो जब आपको 10, 15, 20, 25 रेट पे प्लॉट ही लेना है तो अपने आसपास में ले लीजिए, कहीं भी मिल जाएगा आपको आउटर में, कहीं भी। फिर अलवर आने की जरूरत क्या है? अलवर तो वो लोग वो आए जिनको फार्म हाउस का लेने का क्रेज है, या अपनी कोई एग्रीकल्चर लैंड लेके आपने एज ए इन्वेस्टमेंट छोड़नी है, या अपना फ्यूचर का कोई प्लान करना है, या रिजॉर्ट बनाना है, एज ए कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, सेकंड होम बनाना है, तो दिल्ली के एनसीआर के नजदीक हो, उनके लिए अलवर के लिए वेलकम है। आप आइए और विजिट कीजिए और एक बार हमारी वाली प्रॉपर्टी देख लीजिए जो हमने जस्ट अभी बेची है। मतलब ये देखिए कि 2000 से लेके 2500 3000 आज 1000 गज का प्रॉफिट मात्र 6 महीने में लोग लेके बैठे हुए हैं। तो आने वाले टाइम में अलवर में टूरिज्म को लेके क्या क्या संभावना है, किस लेवल तक पहुंच जाएगा, थोड़ा सा ये और छोटा डिस्क्राइब करिए प्लीज। टूरिज्म के लिहाज से अलवर एकदम बहुत अच्छी लोकेशन मानी जाती है, क्योंकि यहाँ 14 फोर्ट्स हैं, जिसके मैंने पहले भी डिस्कस किया है। 14 फोर्ट्स हैं जिसको विजिट करने के लिए लोग केवल इंडिया से नहीं, बाहर से विदेश आते हैं, क्योंकि सारी हेरिटेज प्रॉपर्टी है सारी की सारी। भानगढ़ आप देखते हैं, कितना यूट्यूब पे डालिए भानगढ़, कितने वीडियोस मिलेंगे आपको, कितने बड़े बड़े ग्रुप आते हैं लोग। अब मैं खुद भी गया हूँ। आप अपने व्यूअर्स का यही है कि टूरिज्म के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप अजबगढ़ एक लोकेशन डालिए, अजबगढ़ के अंदर में आपको एक होटल मिलेगा जिसका टैरिफ आप देखिएगा 1 लाख रुपए प्रति गज का रेट है, भानगढ़ के पास पड़ता है। मतलब बिल्कुल आउट लोकेशन है, सिर्फ एक फोर्ट के नाम पे। वहाँ पे आसपास में इतना बड़ा टूरिस्ट हब बन चुका है कि लोग पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, विदेशों से लोग आते हैं देखने के लिए। तो टूरिज्म के लिहाज से देखा जाए तो हर साल हर महीने
बहुत लोग आते हैं अलवर घूमने के लिए, और जितना क्रेज दिल्ली एनसीआर के लोगों में बढ़ा है अलवर को लेकर के, राजस्थान के उधर जो मैंने आपकी बेल्ट बताई, मथुरा, वृंदावन, आगरा तक के लोग आते हैं विजिट करने के लिए, मतलब लोकल हो गया उनके लिए तो, कि यार गाड़ी उठाई और अभी शाम को हम ऑफिस से निकले, चलिए यार सैटरडे संडे वहाँ पे यार बिताएंगे, आज यार चाय वहीं पियेंगे अलवर जाके, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के थ्रू मात्र 1 घंटे की ड्राइव है, लोग पहुंच जाते हैं, 2 दिन अपना एंजॉय करते हैं, सैटरडे संडे की रात में या मंडे की सुबह सीधा डायरेक्ट ऑफिस ज्वाइन कर लिया। बहुत बढ़िया। तो लोग इस तरीके से टूरिज्म के लिहाज से लोग बहुत आ रहे हैं विजिट करने के लिए, और इसीलिए पहले तो टूरिज्म था, फिर कनेक्टिविटी वाइज मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया अलवर के लिए जाने के लिए, चाहे वो वाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो, और वाया अब रैपिड आने वाली है, उससे और आसान हो जाएगा, फिर तो लोग ट्रेन में बैठेंगे, जैसे आज मेरठ जा रहे हैं 15-20 मिनट के अंदर में, वैसे ही लोग अलवर पहुंच जाया करेंगे 20-25 मिनट के अंदर में दिल्ली एनसीआर से। जैसे अब आप लोग आजकल वैसे जिम कॉर्बेट भी काफी जाते हैं, जिम कॉर्बेट जाते हैं, अपने फ्राइडे शाम को निकल गए वहाँ, सैटरडे संडे पार्टी वार्टी करी, अपने एंजॉय करा, चिल करा, मंडे सीधे ऑफिस ज्वाइन करते हैं, फिर मंडे टू फ्राइडे अपने सोसाइटी में रह रहे हैं, फिर फ्राइडे को शाम को फिर जिम कॉर्बेट निकल गए, लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, रिजॉर्ट भी बुक कर देते हैं इवन। मेरे हिसाब से मुझे लगता है आने वाले टाइम में अलवर में वो सारी अपॉर्चुनिटीज एकदम बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर पहुंच जाएंगी, बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे है, इतना बड़ा हाइक मैं कह रहा हूँ। देखिए मैंने बताया था ना शुरुआत में, एक बात की थी मैंने कि राजस्थान में जमीनें बहुत बिक रही हैं, चाहे वो खाटू श्याम मंदिर जी के आसपास हो, और या फिर जयपुर के आसपास आउटर में जितनी जमीनें कट रही हैं, या किसी और सिटी के आसपास, लेकिन इतना बड़ा हॉट केक के रूप में मैं उन चीज़ों को नहीं देखता हूँ। वो इसलिए नहीं देखता हूँ, वहाँ 14 फोर्ट्स नहीं है घूमने के लिए, वहाँ टाइगर रिजर्व नहीं है घूमने के लिए, वहाँ लेक नहीं है घूमने के लिए, वहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग हब नहीं बना है। सिर्फ खाटू श्याम मंदिर के आसपास में सिर्फ एक मंदिर के नाम पे आप कितना एप्रिसिएशन ले आएंगे। सही बात है। होटल जरूर खुल रहे हैं, लेकिन वो खुल किस लिए, वो धर्मशाला में लोग आते हैं, रुकते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, निकल जाते हैं एक नाइट रुकने के बाद। वहाँ और अट्रैक्शन के पॉइंट क्या है, वहाँ टूरिज्म की और क्या संभावना है, नहीं है वहाँ पर कुछ भी उसके अलावा। तो वहाँ पे एक सीमित तक प्राइस बढ़ेगा और उस पे आके स्टक हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अलवर उन सब चीजों को, उन सब सीमाओं को तोड़ता है, उन सब बैरियर्स को तोड़ता है, और प्राइस हाइक आपने 2001 से 2008 के बीच में देखा, बहुत अच्छे वाला बढ़ा, और अब अपॉर्चुनिटी है 2023-24 लगातार 2 साल बढ़ रहा है, और तीसरे साल फिर खड़ा है 24-25 के अंदर, और मुझे लगता है फिर आने वाले टाइम में आपको जमीनें इस रेट के ऊपर मिल पाएंगी। तो अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए वहाँ छोटा सा लैंड बैंक लेके छोड़ दीजिए, भविष्य में एप्रिशिएशन आ जाए तो बेच दीजिएगा, और अगर रखना हो तो रोक लीजिएगा उस लैंड बैंक को अपने पास। बिल्कुल, मैं एकदम आपकी बात से सहमत हूँ। और आपने भी अलवर की सारी क्वालिटीज़ और सारी पॉजिटिव चीज़ों को भी देखा, और सामने हमने नेगेटिव चीज़ों को भी डिस्कस किया, जहाँ जहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है। भाई ने बफर जोन के बारे में बताया कि लोग कैसे लेक के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनको महंगी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, जबकि वो सेफ़ नहीं है आप लोगों के लिए लेना। और जो चीज़ें सेफ़ हैं, वहाँ सर का, गौरव भाई का प्रोजेक्ट आया हुआ है, भाई 150 एकड़ में है। साथ में हमने बीघा भी बताया कि नोएडा में जो बीघा है वो ट्रिपल टाइम बड़ा है इन राजस्थान, जो अलवर लोकेशन पर है। वेडिंग हब भी बन चुका है, तो वेडिंग हब के हिसाब से तो बहुत बड़ा अप्रिसिएशन मिलने वाला है। तो बहुत मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट टाइम है वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने का, इतने कम रेटों में जो गौरव सर आपको ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और ये वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप एकदम सही जगह आके स्टक हुए हैं और सही लोगों के साथ आप टकराए हैं एक वीडियो में। तो आप जब सब कुछ सही चल रहा है, तो स्क्रीन पर गौरव भाई का नंबर आ रहा है, अभी तुरंत फटाफट गौरव भाई को कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। अगर नहीं उठाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में से इनका ईमेल ले लीजिए, एड्रेस ले लीजिए, और साथ में हमारा भी नंबर आपको मिल जाएगा। हमें कांटेक्ट करिए, क्योंकि भाई तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, हम थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं आपको, और गौरव भाई के साथ कनेक्शन करवाएंगे आपका, और तुरंत अलवर में जाके अपना इन्वेस्टमेंट बुक करिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, और अगर वो कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपकी एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको ये वीडियो शेयर करो कि वहाँ नहीं, अलवर में इन्वेस्टमेंट करो। और किसके थ्रू करो? प्रॉपर्टी हेल्पर के थ्रू, जो कि मिस्टर गौरव शर्मा जी हैं, क्योंकि सही इंसान है, जेन्युइन इंसान है, हमेशा बात अच्छी करते हैं। आपने देखा ही होगा, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, महादेव के भक्त हैं, और महादेव के जो भक्त होते हैं वो कभी किसी का गलत नहीं करते। बाकी अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी आपको बात ऐसी लगी हो जो हमने गलत बोली है, अच्छी नहीं लगी आपको, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट आइए, कमेंट करिए, हम आपके आंसर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे, हर हर महादेव।